गांव की सरहद पर एक पुरानी कुटिया टिकी थी। उसकी दीवारें जर्जर थीं, छप्पर झरझरा था, मगर वहाँ से सच्चाई की महक फूटती थी। उसी घर में बसती थी सुमनबाई। उम्र के पड़ाव ने उनके कंधे झुका दिए थे, आंखों में थकान की परतें जमी थीं, लेकिन मन के कोने में बेटे राहुल की उम्मीद की लौ बुझने का नाम नहीं लेती थी। राहुल अब जवान हो चला था। उसकी उम्र लगभग 26 वर्ष की थी। मेहनती पर नसीब का सताया एक नौजवान। राहुल के सिर से बाबूजी की छाया बरसों पहले ही उठ चुकी थी। दिन भर वो दूसरों के खेतों में पसीना बहाता, सूरज ढलने पर घर लौटता और माँ को हौसला देता। माँ, एक दिन सब बदल जाएगा, देखना। मगर वक्त तो जैसे उन दोनों से जिद्दी बन गया था। दिन गुजरते जा रहे थे, मगर भूखमरी की तपिश और सपनों का बोझ दोनों बढ़ता ही जा रहा था। एक शाम जब हताशा ने घर के अंधेरे को और घेरा किया हुआ था, तब दोनों बात कर रहे थे। राहुल बेटा, देख तो, इस पुराने चूल्हे में अब आग भी ठहरना नहीं चाहती। लगता है हमारे हाल देखकर लकड़ी के टुकड़े भी सिहर जाते हैं। तू दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करता है, पर इस घर में रोटी के 2 टुकड़े जुटाना भी अब पहाड़ चढ़ने जैसा हो गया है। क्या सचमुच हमारी किस्मत ही फूट गई है? नाराज कहाँ है माँ? किस्मत तो बस हमारी परीक्षा ले रही है। शायद ऊपर वाला ये देखना चाहता है कि हमारे हौसलों के धागे कितने मजबूत हैं। आप फिक्र छोड़ दीजिए, हार मैंने अपनी जबान से सीखी ही नहीं। अब तक तो मैं दूसरों के खेतों में उगी फसल काटता रहा। माँ, अब मैंने एक राह सोची है। कल सुबह मैं गांव के बड़े सेठ माधव लाल जी से मिलने जा रहा हूँ। लोग कहते हैं वे जमीन से जुड़े काम करने वाले हाथों की कद्र करते हैं। अगर वहाँ एक मौका मिल गया तो ये मिट्टी का चिराग भी सोने की रोशनी बन सकता है। आप यूँ हिम्मत मत हारिए। बेटा, तू तो जन्म से ही सच्चाई की मूरत रहा है। तेरे मन में कभी छल कपट के बीज पड़े ही नहीं बेटा। पर ये दुनिया ये तेरे जैसे सीधे हाथों से ही नहीं बनी है। यहाँ मुस्कुराते चेहरों के पीछे धोखे की कंटीली राहें भी होती हैं। बस तू अपनी सच्चाई की धूप को मत ढलने देना, चाहे राह कितनी भी उबड़ खाबड़ क्यों ना हो। सीधे पांव से ही चलना। माँ, आपने ही तो मुझे वो सबक सिखाया है कि बेईमानी से उगा हर सिक्का आखिरी घड़ी में जहरी बनकर टपकता है, और ईमान से कमाई हुई एक सूखी रोटी भी। मैं आपसे वादा करता हूँ माँ, अगर सेठ साहब ने मुझे हाथ में थाम लिया तो मैं अपनी आत्मा की हर बूंद उसमें डाल दूंगा। आप बस इतना करिए कि उनके दिल का दरवाजा मेरे लिए खुल जाए। मेरी हर सांस तेरे लिए ही तो दुआ है पुत्र। पर ये भी याद रखना, मिट्टी में बीज डालने वाला हाथ कभी खाली नहीं लौटता। समय लग सकता है। बस एक बात और, जब तू ऊंचाइयों पर पहुंचे तो अपने मन में घमंड की जहरीली लत ना पनपने देना। कभी नहीं माँ, मेरी नजरें हमेशा इसी छत के नीचे टिकी रहेंगी। मेरे विचार हमेशा आपके इर्द गिर्द ही घूमेंगे। ये जर्जर दीवारें मेरे हर सपने की साक्षी हैं। जिस दिन मेरे कदम थोड़े टिकेंगे, पहला काम इसी झोपड़ी को पक्की नींव पर खड़ा करने का होगा। इतना मजबूत कि आंधी पानी की एक बूंद भी इसकी शांति को छू न सके और आपकी सांसों में कभी सर्दी की ठंडक न घुसने पाए। तेरा दिल तो बहुत विशाल है बेटा, लेकिन याद रख, ये रास्ता रेशम की लड़ियों से नहीं बुना हुआ। दुनिया तेरी सच्चाई को चरखी पर चढ़ाकर कसौटी पर कसेगी। तेरे इरादों पर भी सवाल उठेंगे, तुझे झूठा ठहराने की कोशिश भी होगी, और उस पल में सबसे बड़ी लड़ाई तुझे खुद के भीतर ही लड़नी होगी। माँ, अगर सारी दुनिया मेरे विरोध में खड़ी हो जाए तब भी मैं अपने आप से विश्वास नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है आपकी आशीषों की छाया और मेरी नीयत की सफेदी मिलकर हर अंधेरे को पार करा लेंगी। और अगर रास्ते में ठोकर भी लगी तो उठ खड़े होने की ताकत भी इसी ईमानदार धागे से ही मिलेगी। बस यही तो वो जज्बा है जिसकी जरूरत है बेटा। जब तू कल सेठ साहब से मिलने जाए तो अपना सादा स्वभाव बनाए रखना। काम चाहे कितना ही साधारण क्यों ना मिले, उसे ईश्वर की सौगात की तरह निभाना। याद रख, शुद्ध इरादे से किया गया हर छोटा काम भी आखिर में आसमान की ओर ही ले जाता है, चाहे सूरज की रोशनी तक पहुंचने में वक्त लग ही जाए। माँ, आपके इन शब्दों ने मेरे भीतर का दिया जला दिया है। कल पहली किरण के साथ ही मैं सेठ साहब के द्वार पर उपस्थित हो जाऊंगा। अगर उन्होंने मुझे अवसर दिया तो मैं ऐसा लगन से कार्य करूंगा कि उनके मुख से स्वतः ही निकल जाए। ऐसे ही युवा तो समाज की दूरी होते हैं, और यदि दरवाजा इस बार बंद भी रहा तो भी मेरा संकल्प नहीं टूटेगा। जब तक सांसों में गति है, प्रयत्न की राह पर मेरे कदम चलते रहेंगे। ये कहकर राहुल माँ का आशीर्वाद लेकर खेतों की ओर चल पड़ा।
कुछ देर बाद राहुल गांव के एक प्रतिष्ठित किसान श्री हरिपाल सिंह के विशाल खेतों के सामने खड़ा था। चाचा, आज का काम बता दीजिए ना, मैं पूरा करके ही दम लूंगा। कल मुझे सेठ माधवलाल जी से भेंट करनी है। उनके बारे में सुन रखा है, बड़े दयालु स्वभाव के हैं। लगता है वे मेरी मेहनत पर एक मौका जरूर देंगे। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। राहुल बेटा, मैं तो तुझे हमेशा कहता हूँ, तू तो पढ़ा लिखा नौजवान है, 10वीं तक पहुंचा है। तेरा ऐसे ही खेतों में पसीना बहाना ठीक नहीं। किसी ठीक ठाक जगह पर टिक जाना ही तेरे भविष्य के लिए बेहतर होगा। तेरे हाथों में ये फावड़ा और कुदाल देखकर मेरा मन दुखी हो जाता है, पर तेरी मजबूरी देखकर मैं तुझे काम देता रहा, बस ताकि तेरे घर का चूल्हा जलता रहे। चाचा, यही सोचकर तो मन में ये इरादा पक्का किया, कल जाकर विनती से काम मांगूंगा और जो भी जिम्मेदारी वे देंगे उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। बस एक ही लक्ष्य है, घर की दहलीज पर फैली तंगहाली की धूल को साफ करना है और माँ की आंखों की उम्मीद को सच कर दिखाना है। तुम सच्चे दिल के नौजवान हो राहुल। मुझे यकीन है सेठ साहब तुम्हें अवसर देंगे, और ये देखकर मेरा दिल गदगद हो रहा है कि तुम्हारे मन में अपनी माँ के लिए इतनी श्रद्धा और स्नेह है। तुम तो एकदम अपने बाबूजी की छवि हो। श्री हरिपाल सिंह के ये सहृदय शब्द सुनकर राहुल का गला भर आया और उसकी आंखें कुछ क्षणों के लिए नम हो गई। राहुल का मन एक पल के लिए भावनाओं में डूब गया। उसके पिता की यादें हमेशा उसके साथ रहती थी और उनके जैसा सच्चा और जिम्मेदार इंसान बनना ही उसका सपना था। उस दिन राहुल ने हरिपाल सिंह के खेत पर जी जान से मेहनत की। अगली सुबह ताजी हवा और नर्म धूप के बीच राहुल ने अपना सबसे साफ कुर्ता पहना, पाँव में चप्पलें डाली और माँ से कहा, माँ, आशीर्वाद दीजिए कि आज एक नई शुरुआत का दिन हो। ईश्वर तेरी हर सांस को सहारा दे बेटा, और एक बात याद रखना, अगर आज द्वार नहीं भी खुला तो निराश मत होना। मेहनत की बोई हुई हर बूंद कभी बेकार नहीं जाती। राहुल मुस्कुराकर सिर हिलाता है और गांव की मुख्य सड़क पर निकल पड़ता है। गांव के दूसरे छोर पर सेठ माधवलाल का विशाल हवेली नुमा घर था। ऊंची दीवारें, चमकीले रंग और मुख्य द्वार पर एक रक्षक खड़ा था। राहुल के लिए ये दृश्य एकदम नया और विस्मयकारी था। उसने आज तक इतने भव्य प्रवेश द्वार के सामने कभी खड़े होने की कल्पना भी नहीं की थी। वो धीरे धीरे हवेली के करीब बढ़ा। तभी द्वारपाल की निगाहें सवालों के भार से उस पर टिक गईं। कौन हो तुम? यहाँ किस काम से आए हो? द्वारपाल ने सख्त लहजे में पूछा। मेरा नाम राहुल है, पूरब वाले पूर्वे से। मैंने सुना है सेठ माधवलाल जी मेहनत करने वालों को अवसर देते हैं, उनसे एक विनती करने आया हूँ। द्वारपाल ने उसे सिर से पांव तक गौर से देखा, फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर तैर गई और वो बोला, तुम्हारे जैसे सीधे साधे चेहरे अब यहाँ कम ही दिखते हैं। ठहरो, मैं अंदर जाकर सेठ साहब को सूचना देता हूँ। थोड़ी देर बाद द्वारपाल लौटा और राहुल को अंदर ले जाने के लिए इशारा किया। राहुल ने भीतर प्रवेश किया। आंगन किसी राजभवन जैसा प्रतीत होता था। संगमरमर के फर्श, दीवारों पर टंगे विशाल चित्र और केंद्र में विराजमान सेठ माधवलाल। उनका शरीर भरा हुआ था, पर नजरों में एक असाधारण गंभीरता और तीक्ष्ण बुद्धि झलक रही थी। हाँ बेटा, क्या नाम बताया था अपना? जी राहुल, मैं अब तक खेतों में मेहनत करता रहा हूँ। आज आपके दरबार में एक अवसर की भीख लेने आया हूँ। सेठ जी ने उस पर गहरी नजर डाली और फिर बोले, काम तो यहाँ बहुत है बेटा, पर सच्चा और विश्वसनीय आदमी कम ही मिलता है। बताओ, तुझ में क्या हुनर है? जो आज्ञा होगी पूरी निष्ठा से करूँगा सेठ जी। मुझे बस मेरी मेहनत का इंसाफ और रोज की 2 वक्त की रोटी चाहिए। और हाँ, मैंने 10वीं की परीक्षा भी पास की है, कुछ पढ़ा लिखा भी हूँ। सेठ साहब कुर्सी से उठे, धीरे धीरे कमरे में घूमते हुए बोले, ठीक है, देखते हैं तेरे जज्बे में दम है या सिर्फ जबानी जमा खर्च है। अभी पीछे गोदाम में गेहूं की तुलाई का काम चल रहा है, वहां जाकर मुनीम जी से मिल लो, जिन्हें यहाँ सब मास्टर जी कहते हैं। अगर उनकी मुहर लग गई कि लड़का काबिल है तो तू यहीं का हो जाएगा। और हाँ, तेरा पढ़ा लिखा होना अच्छा हुआ, काम आएगा। राहुल ने विनम्रता से सिर झुकाकर प्रणाम किया और गोदाम की ओर तेज कदमों से बढ़ चला।
गोदाम में अनाज की सुगंध और धूल का मिश्रण हवा में तैर रहा था। कई कामगार बोरियां उठा उठा कर ले जा रहे थे और बीचों बीच खड़े मुनीम जी, जिन्हें सब मास्टर जी कहते थे, गिनती के कागजों में डूबे हुए थे। राम राम मास्टर जी, मैं राहुल हूँ। सेठ साहब ने मुझे आपके पास ले जाए ताकि मैं यहाँ काम सीख सकूँ। मास्टर जी ने बिना सिर उठाए कागजों की ओर देखते हुए कहा, भेजा है तो कुछ तो हुनर रखता होगा। ठीक है, इन बोरों का वजन करके देखो, हर एक ठीक 50 किलो का होना चाहिए। बस ध्यान रखना कोई हेर फेर ना हो। राहुल ने कमर कस ली। बाहर सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन वो बिना रुके हर बोरे को सावधानी से तौलता, लिखता और व्यवस्थित करता गया। जहाँ दूसरे मजदूर पसीना पोंछकर आराम करने लगते, वहाँ वो और भी जोर लगाकर काम में जुट जाता। शाम ढलते ही मास्टर जी सेठ साहब के कक्ष में पहुँचे और उनसे कहा, सेठ साहब, वो नया लड़का दूसरों से हटके है, ना आलस ना कोई छल कपट, बिल्कुल सीधा साधा और काम में एकाग्र। देखा मास्टर जी, आखिर हमारे गांव में अभी भी सच्चाई की जड़ें मौजूद हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने सेठ साहब। उस लड़के पर निसंकोच भरोसा किया जा सकता है। उसमें एक सच्ची पवित्रता की सुगंध है जो आजकल दुर्लभ हो गई है। उस शाम मास्टर जी और सेठ साहब ने राहुल के भविष्य पर गहन विचार विमर्श किया और उसे स्थायी रूप से रखने का निर्णय लिया। कुछ ही दिनों में और फिर कुछ सप्ताहों के भीतर ही राहुल गोदाम के उन विश्वसनीय स्तंभों में से एक बन गया जिन पर पूरा भरोसा किया जा सकता था। मास्टर जी भी उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते थे। लोग अफवाह उड़ाने लगे थे कि राहुल अब सेठ माधवलाल के विशेष कृपा पात्र बन गए और इस लड़के का भविष्य उज्जवल है। पर जहाँ प्रतिभा चमकती है, वहाँ ईर्ष्या की छाया भी पड़ती ही है। सेठ साहब के छोटे भाई दीपक, जो व्यापार के एक हिस्से की देखभाल करते थे, राहुल की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसकी अटूट ईमानदारी से चिढ़ने लगे थे। उसके मन में ये डर बैठ गया था कि ये गरीब घर का लड़का धीरे धीरे सेठ साहब का विश्वास हासिल कर रहा है और उसकी खुद की पकड़ ढीली पड़ रही है। ये उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था, क्योंकि वो अपने ही बड़े भाई के व्यवसाय में गड़बड़ी करने का चोर रास्ता अपना चुका था। एक दिन उसने मास्टर जी को अपनी चाल में फंसाने की कोशिश की। देखिए मास्टर जी, ये राहुल बहुत भोला भाला बन रहा है, पर इतना सीधा दिखने वाला आदमी अक्सर पानी में रहकर मगर से बैर ही करता है। जरा इस पर नजर रखिएगा। लेकिन छोटे सेठ जी, बड़े सेठ साहब तो उस पर पूरा विश्वास करने लगे हैं, और वो तो हमारे ही गांव का लड़का है, बेहद सीधा और ईमानदार है। भरोसा? भाई साहब तो हर किसी पर यकीन कर लेते हैं। इसी भोलेपन ने पहले भी उनकी कमर तोड़ दी। अब अगर फिर कुछ गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारी किसकी होगी, आप ही बताइए। मास्टर जी विचारों में डूब गए। उन्हें दीपक पहले से ही संदिग्ध लगता था। दीपक ये कहकर गोदाम से बाहर निकल गया कि वो बाद में बात करेंगे। उसी रात जब सभी कामगार जा चुके थे, राहुल अंतिम बोरों की गिनती कर रहा था। पूरा हिसाब सही करने के बाद उसने एक कागज पर सारा लेखा जोखा साफ साफ लिखा और गोदाम की मेज पर सावधानी से रख दिया। तभी सेठ के भाई दीपक वहां आ पहुंचे। अरे राहुल, तुझे थकान नाम की कोई चीज है भी या नहीं? हर वक्त काम में डूबा रहता है, बोरियां उठाने से लेकर हिसाब किताब तक। मेहनत करना अच्छी बात है, ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये तुच्छ काम करने के लिए मजदूर तो है ना। तू बस अपना लेखा जोखा ठीक रख और समय पर घर चला जाया कर। नहीं छोटे सेठ जी, यहाँ मेहनत का मतलब सिर्फ काम नहीं है। बड़े सेठ साहब ने मुझ पर जो विश्वास दिखाया वो मेरे लिए एक वरदान है। उनके प्रति यह निष्ठा मेरा कर्तव्य है और इसे निभाना मेरी इच्छा भी। हाँ ठीक है, पर अभी तू घर चला जा, बहुत रात हो गई। तेरी माँ अकेली बैठी होगी, तेरा इंतजार कर रही होगी। तू निकल। गोदाम का ताला मैं लगाकर बड़े भाई साहब को चाबी सौंप दूंगा। जैसे आपकी आज्ञा। मैं विदा होता हूँ। बड़े सेठ साहब को निवेदन कर देना कि सभी आदेशों का पालन हो चुका है, गोदाम व्यवस्थित है। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा। राहुल ने दीपक को गोदाम की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी और घर की ओर चल पड़ा। दीपक वहीं अकेला रह गया। अगली सुबह
जब सेठ माधवलाल ने गोदाम का हिसाब जांचा तो राशि में एक बड़ी कमी निकली। राहुल द्वारा छोड़े गए लेखा पत्र और गोदाम में मौजूद बोरियों की संख्या में विसंगति थी। अरे मास्टर जी, ये क्या मामला है? इतने दिनों बाद फिर बोरियों की संख्या में फर्क? कल मैं नारियल के गोदाम में भी गया था, वहाँ भी कुछ कमी निकली। ये सब चक्कर क्या है? सेठ साहब, मैं भी यही पहेली सुलझा रहा हूँ। ये दोबारा कैसे हो सकता है? पहले जब उस नीलू नाम के लड़के को रखा था तब भी यही हुआ था और बाद में खुलासा हुआ कि वही चोरी कर रहा था। ये सुन के सेठ का चेहरा उतर गया। आप क्या कहना चाह रहे हैं मास्टर जी? राहुल तो एकदम सीधा साधा लड़का लगता था, पर अगर वही साबित हुआ तो ये बहुत बड़ी मायूसी होगी। नहीं नहीं सेठ साहब, मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं था। मुझे भी राहुल बहुत नेक लगता है। मैं भी उसकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा करता हूँ। हाँ, यही तो बात है। पर फिर भी ये क्या हो रहा है मेरे कारोबार में? पहले तो सिर्फ छोटी मोटी गलतियां होती थी, पर आज तो बहुत बड़ा अंतर निकला है। और ये जिम्मेदारी तो मैंने राहुल को ही दी थी। अब किसी और पर शक करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मास्टर जी, राहुल कहाँ है अभी? राहुल तो अभी नारियल वाले गोदाम में है मालिक। अगर आज्ञा हो तो उसे बुलवा लूं? हाँ, तुरंत बुलवा लो। मैं सीधे उससे ही पूछताछ करना चाहता हूँ। अगर वो कोई ठोस जवाब न दे सका तो दोषी भी वही ठहरेगा। दोपहर को राहुल को बुलवाया गया। सेठ माधवलाल, उनके भाई दीपक और मास्टर जी ने उसे गोदाम में एकांत में बुलाकर सख्त पूछताछ शुरू की। राहुल, कल रात यहाँ क्या हुआ? गिनती में बहुत बड़ी गड़बड़ी है और वो कागज जो तेरी मेज से मिला है उसका हिसाब गोदाम में मौजूद माल से बिल्कुल नहीं मिलता। क्या सेठ साहब, मैं तो हर एक बोरे को बार बार जांच कर रखता हूँ। मेरे हिसाब की किताब में कभी एक पाई की गलती नहीं हुई। ये कैसे मुमकिन है? तू क्या संकेत दे रहा है? क्या हम झूठे हैं? हमारे आरोप को तू कैसे गलत ठहरा सकता है? नहीं, मैं वैसा नहीं कह रहा। बस मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि गड़बड़ी कहाँ हुई। मैंने कल रात हर काम पूरी सावधानी से किया था, तो ये अंतर कैसे आ गया? सेठ पहले से ही व्यापार में लगातार हो रही घपलों से आग बबूला थे। राहुल के इस तरह के सवाल से उनका गुस्सा और भभक उठा और वो आवेश में बोल पड़े। बहानेबाजी बंद कर। मैं विश्वासघात सहन नहीं करता। तुझे मौका दिया और तूने उसी विश्वास को कलंकित कर दिया। सेठ के एक कठोर शब्द सुनकर राहुल का दिल टूट गया और उसकी आंखें अचानक नम हो गईं। सेठ साहब, आप जो भी दंड देना चाहें दे दे, पर एक गरीब के सत्य पर संदेह मत कीजिए। मेरे पास ईमानदारी के सिवा कोई पूंजी नहीं है। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस एक मंद भारी स्वर में बोले, चला जा। आज से तू यहाँ कदम न रखना जब तक सच्चाई साफ न हो जाए। राहुल ने सेठ की आंखों में झांका और उसे वहाँ विश्वास की किरण के बजाय एक टूटा हुआ बंधन दिखा। वो कुछ कहे बिना ही गोदाम से बाहर निकल गया। राहुल शाम को घर लौटा। दिन भर की घटना ने उसके मन को गहरा ठेस पहुंचाया था। घर आकर जब सुमनबाई ने देखा कि बेटा सुनसान और मौन है। क्या हुआ राहुल बेटा? चेहरा आज इतना मुरझाया हुआ क्यों है? माँ, लोगों ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है। मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगा है। क्यों बेटा, वहाँ ऐसा क्या हुआ? तू तो जन्म से ही ऐसा नहीं है कि चोरी करे, फिर ये आरोप तुझ पर कैसे लगा? राहुल की आंखों में आंसू छलक आए। आज के इस हादसे ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। मुझे नहीं पता माँ, बस इतना समझ आया है कि बड़े लोगों की दुनिया में गरीब का नाम ही दोषी होता है। धीरज रख बेटा, वक्त हर किसी का असली चेहरा दिखा देता है। मुझे यकीन है तू बेकसूर है। बस अभी दिन फिरे हुए हैं। अब बस मुझे पूरी बात साफ साफ बता दे कि आखिर आज क्या हुआ। राहुल ने माँ को पूरी दिन भर की घटना विस्तार से सुनाई। ये सब सुनकर सुमनबाई को अपने बेटे की बेदाग ईमानदारी पर लगे इस धब्बे से भी उतना ही पीड़ा हुई। रात की ठंडी हवा में राहुल बाहर बैठा आकाश की ओर देख रहा था। उसके मन में तूफान था, लेकिन दिल की गहराई में एक छोटी दृढ़ आवाज गूंज रही थी। सच्चाई का रास्ता लंबा और कठिन होता है, लेकिन उसका अंत हमेशा उजाला ही लाता है। सुबह की पहली धूप जब घर की जर्जर छत से छनकर आई तो राहुल वहीं पुरानी चौकी पर सिर टिकाए बैठा था। रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। आंखों में थकान, मन में पीड़ा
और चेहरे पर एक स्तब्ध शांति, मानो उसकी सच्चाई को किसी ने लात मार दी हो। सुमन बाई रसोई में चूल्हा सुलगा रही थी। पुराने बर्तनों की झंझनाहट सुनकर राहुल अंदर की ओर बढ़ा। माँ, मुझे लगता है अब घर में हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ हल नहीं होगा। मैं फिर से खेतों में काम ढूंढने जाऊंगा। हरिपाल सिंह चाचा के यहाँ कमाई थोड़ी ही सही, पर दिल को शांति मिलेगी। बेटा, मैं तेरे हर निर्णय के साथ हूँ। बस मेहनत करते रहना और मन में किसी कटुता को जगह मत देना। किसी ने तुझे झूठा कह दिया तो क्या हुआ? सच्चाई को तो कोई मिटा ही नहीं सकता। राहुल ने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाया और एक शांत दृढ़ स्वर में बोला, माँ, मैं किसी से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता। बस यही चाहता हूँ कि एक दिन सच्चाई खुद ही सबके सामने आकर खड़ी हो जाए। राहुल ये सब कहकर माँ से विदा लेकर बाहर निकल गया। दोपहर की तेज धूप में वो पुराने जाने पहचाने खेतों की ओर बढ़ चला। रास्ते भर गांव के लोग उसी घटना पर कानाफूसी करते नजर आ रहे थे। अरे सुना, सेठ साहब के गोदाम से चोरी हुई है। वही नया लड़का निकला धोखेबाज। राहुल के कदम भारी हो गए, पर उसने सिर नीचा कर लिया। वो जानता था, जब तक सच सामने न आ जाए, दुनिया की जुबानों को रोका नहीं जा सकता। हरिपाल सिंह चाचा खेत के किनारे कुदाल लिए खड़े थे। उन्हें राहुल के साथ हुई घटना की कोई जानकारी नहीं थी। राहुल को आता देख उन्होंने आश्चर्य से पूछा, अरे राहुल बेटा, तू यहाँ? तू तो सेठ माधवलाल के यहाँ काम कर रहा था ना? क्या हुआ वहाँ? आज छुट्टी है क्या? राहुल ने एक हल्की सी मुस्कान दी, जो उसके भीतर के तूफान को ढकने की कोशिश कर रही थी। चाचा, अब वह काम नहीं है। कुछ गलतफहमी हो गई है। मुझ पे चोरी का आरोप लगा है। क्या चोरी? तू और चोरी करेगा? मैंने तुझे बचपन से जाना है बेटा। तू तो वो है जो किसी की पड़ी हुई चीज भी नहीं उठाता। सेठ माधवलाल को शायद तुझे समझने में भूल हुई है। गलती हुई है, पर उनकी नहीं चाचा। गलती तो मेरे भाग्य की है। इसने हर बार मेरे जैसे गरीब को ही दोषी ठहराया है। चल बेटा, इन बातों को दिल से निकाल दे। काम कर, तेरा मन हल्का हो जाएगा। खेत में इंसान की पहचान उसकी ईमानदारी से होती है, न कि आरोपों से। और तू तो इसी मिट्टी के संतान है। कुछ देर हरिपाल सिंह से बात करने के बाद कुछ ही घंटों में राहुल फिर से उसी मिट्टी से जुड़ गया था। धूप में तपता, पसीने से तरबतर, पर उसके चेहरे पर वही गहरी शांति थी, मानो भीतर एक निजी युद्ध चल रहा हो, पर हार का नामो निशान न हो। शाम को काम समाप्त करके दोनों एक पेड़ की छांव में बैठे। राहुल, कभी सोचा तूने कि ये सब करने वाला कौन हो सकता है? गोदाम में चोरी, हिसाब में गड़बड़, मुझे तो ये सब कुछ सुनियोजित लगता है। सोचा है चाचा, पर सबूत कहाँ है? बिना प्रमाण के तो मैं किसी पर उंगली नहीं उठा सकता। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि एक दिन सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाए। जरूर आएगी बेटा। सच्चाई देर से ही सही, पर पूरी आवाज के साथ आती है। भगवान तेरे जैसे सच्चे दिल के साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर किसके साथ करेंगे? देखना, जल्दी सब कुछ साफ हो जाएगा। कुछ देर इसी तरह बातचीत करने के बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़े। जब राहुल रात को हरिपाल सिंह के यहाँ से घर लौटा तो सुमन बाई लालटेन की रोशनी में बैठी थी। उन्होंने राहुल की हथेलियां देखी, फटी हुई, पसीने से तर, पर अब भी उनमें मेहनत की गंध बसी हुई थी। बेटा, आज तुझे देखकर मेरा मन गर्व से भर गया। दुनिया कुछ भी कहे, पर एक माँ जानती है कि उसका बेटा चोर नहीं, एक सच्चा कर्मयोगी है। मुझे बहुत संतोष है कि तू फिर से काम में जुट गया। बस इसी तरह मेहनत और सच्चाई से अपना रास्ता बनाते रहना। लोगों की गलत बातें तुझे कभी गलत इंसान नहीं बना सकती। माँ, अगर आज कोई मुझसे पूछे कि ईमानदारी क्या होती है तो मैं कहूँगा, वो जो भूख से तो लड़ ले पर झूठ से कभी नहीं। मैंने हमेशा आपके सिखाए रास्ते पर चलना है और ऐसी ही मेहनत करूँगा, चाहे दुनिया मेरे लिए कुछ भी सोचे। सुमन बाई की आंखों से आंसू छलक पड़े और वो बोली, ईश्वर तेरी रक्षा करे बेटा, और एक दिन सबके सामने तेरी सच्चाई को इतना चमकाए कि उसकी रोशनी सबको दिख जाए। वो तुझे वो सब दे जो एक सच्चे और ईमानदार इंसान के हक की चीज है। उधर हवेली में अभी भी बेचैनी थी। सेठ माधवलाल व्याकुल थे।
कई दिनों से व्यापार में घाटा बढ़ता जा रहा था। उन्होंने राहुल को निकाला था, पर नुकसान रुकने के बजाय और बढ़ गया था। उस रात सेठ साहब गोदाम में खुद जांच करने निकल पड़े। मास्टर जी के साथ उन्होंने पुराने लेखा जोखा के ढेरों कागजात पलटे। उनमें कुछ ऐसे पन्ने मिले जिन पर दीपक की हाथ से लिखी संदिग्ध टिप्पणियां थीं। ये देखकर सेठ साहब का चेहरा पत्थर की तरह गंभीर हो गया। ये क्या है मास्टर जी? इन सभी पर्चियों पर तो मेरे भाई दीपक की लिखावट है। आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं दिखाया? मालिक, मुझे पता ही नहीं था कि ये छोटे सेठ जी के हाथ की लिखाई है। मैं पहचान नहीं सका, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी गलती नहीं है मास्टर जी, गलती मेरी है जिसने अपने भाई को बहुत छूट दे दी और अपने व्यापार पर पूरा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मुझे ये जानना ही होगा कि मेरे भाई की लिखाई के ये दस्तावेज यहाँ क्यों हैं? वह तो इन कामों की देखरेख नहीं करता। जरूर व्यापार में हो रही इन सभी गड़बड़ियों के पीछे मेरे भाई का भी हाथ है। हो सकता है मालिक, मुझे छोटे सेठ जी पर पहले से ही कुछ शक था, पर आपको दुख होगा ये सोचकर मैंने कभी आपसे कुछ नहीं कहा। ये क्या मास्टर जी, आपको मुझे पहले ही सूचित करना चाहिए था। मैं विश्वासघात को कभी क्षमा नहीं करता, भले ही वो मेरा अपना भाई ही क्यों न हो। अब मुझे पूरी सच्चाई का पता लगाना ही होगा। मालिक, हम एक उपाय कर सकते हैं। जिस नीलू नाम के लड़के को हमने पहले काम पे रखा था, उसे बुलाकर पूछताछ करते हैं। आप सही सोच रहे हैं मास्टर जी, उसे कल सुबह तुरंत बुला लीजिए। अब सारा सच वही बता पाएगा। उसके समय में भी बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई थी। अगली सुबह उस नीलू नाम के युवक को बुलाया गया, जो पहले सेठ माधवलाल के यहाँ काम करता था। गोदाम के सामने सभी जमा थे। मास्टर जी, सेठ साहब, उनके भाई दीपक, कुछ मजदूर और राहुल भी, जो हरिपाल सिंह के साथ आया था। बोल नीलू, आज सारा सच सामने ला दे। बहुत हो चुका, आज तू सबके सामने सेठ साहब को वास्तविकता बता दे। अगर तूने आज सच बोल दिया तो मालिक तुझे इनाम देंगे और दोषियों को सजा मिलेगी, और अगर तू चुप रहा तो सारे घपलों का दोष तुझ पे डालकर तुझे कानून के हवाले कर दिया जाएगा। नीलू कुछ झिझक रहा था और दीपक की ओर देखने लगा। दीपक भी उसे गुस्से से घूर रहा था। तभी सेठ साहब ने दीपक की ओर एक तीखी नजर डाली और नीलू से कहा, सुन नीलू, किसी से डरने की जरूरत नहीं। आज सब कुछ खोल दे। मुझे पता है असली दोषी कौन है, पर मुझे सबके सामने सबूत चाहिए ताकि उस धोखेबाज को पकड़ सकूं। जल्दी बोल, अगर कुछ छिपाया तो सीधे पुलिस के हवाले कर दूंगा। नीलू सेठ की कड़ी चेतावनी से घबरा गया और डर के मारे बोल पड़ा, छोटे सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पुलिस के हाथों पिटना नहीं चाहता। बड़े मालिक, आपके भाई ने ही मुझसे वो सब करवाया था और सालों से वही आपके व्यापार में गड़बड़ी करते आ रहे हैं। उन्होंने मेरे जरिए कई बोरे दूसरे गांवों में बेचवाए, मुझे पैसे दिए, और जब कोई गड़बड़ी पकड़ी गई तो मुझे ही सारा दोष ढोने को मजबूर किया। उस रात भी राहुल के जाने के बाद उन्होंने मुझे और एक दूसरे गांव के मजदूर को बुलाकर 4 क्विंटल अनाज चोरी से बेच दिया और राहुल को फंसाने की पूरी साजिश रची। ये सब सुनकर दीपक शर्म और भय से स्तब्ध खड़ा था और सेठ माधवलाल को अपने भाई के इस विश्वासघात पर भीषण क्रोध आ गया। मुझे कल रात ही तेरे सारे काले कारनामों का पता चल गया था। तू तो जहरीला सांप निकला रे। तेरे जैसा भाई अगर हो तो दुश्मन की क्या जरूरत। तेरी वजह से मैंने इस मासूम राहुल पर कितने कठोर शब्द बोले, उसकी रोजी छीनी और उसे निर्दोष होते हुए भी दोषी ठहराया। निकल जा मेरी नजरों के सामने से और कभी मेरे यहाँ दिखाई मत देना। जायदाद में जो तेरा हिस्सा है वो तुझे दे दूंगा, पर भूल कर भी अब कभी यहाँ कदम न रखना। धोखेबाज, यहाँ से तुरंत चला जा। सभी लोग ये नजारा देख रहे थे। सेठ माधवलाल ने सबके सामने दीपक को अपमानित किया और व्यवसाय से निष्कासित कर दिया। दीपक गुस्से और लज्जा से भरा वहां से तुरंत चला गया। दीपक के जाने के बाद सेठ माधवलाल ने राहुल से क्षमा मांगनी शुरू की। मुझे क्षमा कर दो राहुल बेटा, मैंने तुझ पर अकारण शक किया। तू बहुत बड़े दिल का लड़का है। सारी बातें मेरी आंखों के सामने होती रही, फिर भी मैं देख नहीं पाया। मुझे माफ कर देना। अरे अरे सेठ साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने तो वही किया जो उस समय आपको उचित लगा, पर अब आपने सच्चाई को स्वीकार किया है। ये देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया है। आप मुझसे क्षमा मत मांगिए। आप मुझसे ओहदे और उम्र में बहुत बड़े हैं, ये आप पर शोभा नहीं देता। धन्य है तेरी माँ जिसे तुझ जैसा संतान मिला। तू सचमुच बहुत नेक और सच्चा लड़का है और तेरी इस ईमानदारी का फल मैं तुझे जरूर दूंगा। अब से तू मास्टर जी के साथ मिलकर मेरे सारे व्यापार की देखरेख करेगा और तुझे भी मास्टर जी के बराबर ही वेतन मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ साहब, यह आपकी असीम कृपा है। मैं हमेशा आपके यहाँ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा।
सब कुछ सुलझ जाने के बाद राहुल खुशी से झूमता हुआ घर लौटता है। घर पहुंचकर वो अपनी माँ को पूरी घटना सुनाता है। माँ ये सब जानकर अपने बेटे पर गर्व से भर जाती है और उसकी प्रगति तथा अटूट ईमानदारी देखकर उनकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। बेटा, आज तूने अपनी माँ और बापू का नाम रोशन कर दिया। तूने अपनी सच्चाई से सेठ साहब के दिल में फिर से अपनी जगह बना ली। ऐसे ही हमेशा सच्चा और मेहनती बने रहना बेटा। हाँ माँ, आज मेरी ईमानदारी ने रंग दिखाए। अब हमारी तंगहाली के दिल लद गए। अब मैं रोज सेठ साहब के यहाँ पूरी लगन और सच्चाई से काम करूँगा और इस घर की हर कठिनाई दूर करूँगा। सेठ साहब ने मुझे मास्टर जी के बराबर वेतन देने का वादा किया है। अब हमारे गरीबी के अंधेरे दिन बीत जाएंगे। ये सब सिर्फ ईश्वर की दया और अपनी ईमानदारी के बल पर ही मुमकिन हुआ है। इस तरह राहुल की सच्चाई और ईमानदारी पर अटल रहने के कारण माँ बेटे के जीवन से दुख के बादल छट गए और उनके दिनों में खुशहाली और समृद्धि ने अपना घर बना लिया। हाँ,